Assalamu alaikum dear students. I am Hussain Daniel Lakvi, instructor chemistry for FSC, O level, A level and ADS classes. केमिस्ट्री के चैप्टर बेसिक कंसेप्ट में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स स्पेक्ट्रोमेट्री के अबाउट, जो कि लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें हम देखेंगे डिटेल से कि व्हाट इज़ मैथ्स स्पेक्ट्रोमेट्री, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है इस टेक्निक का, और आखिर में हम इसका बेनिफिट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ्स स्पेक्ट्रोमेट्री। Mass spectrometry is basically a technique which is used to determine total number of isotopes, their exact atomic masses and their relative abundance. एक ऐसी टेक्निक जो कि हमें बताती है एक एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं, मोनो आइसोटॉपिक है, डाई आइसोटॉपिक है, या वो ट्राई आइसोटॉपिक है। उसके अलावा ये हमें हर आइसोटोप का एग्जैक्ट मास बताएगी, और इसके साथ साथ रिलेटिव अबंडेंस, कौन सा आइसोटोप कितनी कसरत से पाया जाता है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। So you can say an instrument which is used to detect total number of isotope of a sample, their exact atomic masses and the relative abundance of isotope is known as mass spectrometer. Austin mass spectrometer is basically used to detect number of isotopes on the basis and their mass number. Dempster mass spectrometer is basically used for those substances which are present in solid state. आजकल वैसे जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसमें एम्पलीफायर और रिकॉर्डर भी शामिल है। पहले हम इस टेक्निक का बेसिक जो है वो थीम देख लेते हैं, मेन आइडिया या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थीम देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो टेक्निक हमारे पास किस असूल के तहत काम करे। सबसे पहले हमारे पास जो भी सैंपल है जिसका हम एग्जैक्ट एटॉमिक मास, टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप, रिलेटिव अबंडेंस को मेजर करना चाहेंगे, मालूम करना चाहेंगे, उसको हम सबसे पहले वेपोराइज करेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट में हमें वेपोराइज करवाना पड़ता है। देन हम उसको आयोनाइज करवाएंगे एंड देन हम उसको चार्ज टू मैस, मैस टू चार्ज रेशियो की बेस पे हम उसे सेपरेट करेंगे, और इस तरीके से जो हमारे पास सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आएगी वो हमें बताएगी टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप प्लस देयर एग्जैक्ट atomic masses. अब ये कह सकते हैं कि first of all the sample is vaporized, then ionized with respect to high energy beam of electron, then separated on the mass to charge ratio and recorded in form of peaks, जो हमें बताएगा कि हमारे पास exact number of isotope, relative abundance और इनका mass number हमारे पास है। इसके लिए हम इसके पार्ट्स को स्टडी करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन को स्टडी करेंगे। तो ये मेरे पास एक सामने जो डायग्राम बनी हुई है ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम। इसमें अगर हम देखें तो इसके कुछ बेसिक चैम्बर जो हैं, चैम्बर ए मेरे पास है वेपोराइजेशन चैम्बर, इसी तरीके से आयोनाइजेशन चैम्बर, एक्सेलरेटिंग पार्ट इसका, मैग्नेटिक पार्ट और इलेक्ट्रोमीटर। इसके जो 5 ये पार्ट हैं, ये मेजर इसके पार्ट हैं। तो इसमें जो भी हमारे पास सैंपल होगा सबसे पहले हम उसको इनलेट में यहाँ पे पास करवाएंगे। पास करवाने के बाद हमारे पास फर्स्ट चैम्बर जो है वेपोराइजेशन चैम्बर, हम इसको स्टडी तो स्टार्ट करते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। पार्ट फर्स्ट हमारे पास था वेपोराइजेशन चैम्बर।
The substance which is used to be analyzed is first of all put in the vaporization chamber. इस vaporization chamber में हम इस सैंपल को गैसियस फेज में चेंज कर देते हैं ताकि उसके एटम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएं। नंबर 2, यहाँ पे वैक्यूम पंप आपको नजर आ रहा होगा। तो वैक्यूम पंप के जरिए हम यहाँ पे जो प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर, उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं। वो हमारे पास 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻7 टॉर्क की इक्वल, इंतहाई कम करने का मकसद क्या है? ताकि जो हमारे पास सैंपल है, पहले तो वो गैसियस फॉर्म में आ चुका है, दूसरी बात उसके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे आ रहे हैं, वो कंजस्टेड ना हो। अगर तो वो कंजस्टेड होंगे तो फिर नेक्स्ट चैम्बर में जो मेरे पास आयोनाइजेशन चैम्बर है उसमें उनकी आयोनाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। लिहाजा बेसिक पर्पस प्रेशर रिड्यूस करने के लिए है ताकि हमारे पास जो एटम्स हैं वो सेपरेट रहे और आसानी से वो आयोनाइज हो सके। सेकेंड हमारे पास ये है दूसरा चैम्बर जो कि हमारे पास है आयोनाइजेशन चैम्बर। इस आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है हम ये देखें। तो इस आयोनाइजेशन चैम्बर में जब इस सैंपल को गुजारा जाता है, यहाँ पे एक हीटिंग फिलामेंट लगा होता है, बेसिकली टंगस्टन का बना हो या किसी भी दूसरे हैवी एलिमेंट का बना हो। तो यहाँ से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो आपको नजर आ रहा है ये हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हम पास करवाते हैं उस सैंपल में से। जैसे हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होगी, सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ये स्पीडी इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम ये इस तरीके से लिखते हैं, ये मेरे पास वो गैसियस एटम थे, ये हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से पास करवाई। तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि ये इसके भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे और इस तरीके से हमारे पास बन जाएंगे गैसियस कैटाइंस। ये जो गैसियस कैटाइंस हैं ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास यूनी पॉजिटिव कैटाइन बने, ये डाई पॉजिटिव कैटाइन भी बन सकता है, ट्राई पॉजिटिव कैटाइन भी बन सकता है। जिस लिहाज से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो हमारे पास +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो इसी तरीके से ऑनवर्ड। सो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो आयनाइजेशन चैम्बर में जहां पे हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जनरेट हो गए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहां पे जनरेट। अब इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को नेक्स्ट चैम्बर में भेजा जाता है, या नेक्स्ट हमारे पास इसको हमने डिवाइड किया हुआ है चैम्बर एक्सेलरेटिंग पार्ट, जहां पे परफोरेटेड प्लेट्स और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स लगी होती हैं। तो इसको मैं बोल देता हूं एक्सेलरेटिंग प्लेट्स। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के दरमियान तकरीबन 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया जाता है ताकि यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस प्रोड्यूस हुए हैं वो इनकी तरफ एक्सेलरेट हो। परफोरेटेड है तो आसानी से यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, इसमें होल्स बने तो आसानी से यहाँ से ये पास आउट हो जाएंगे और ये पास आउट होने के बाद पॉजिटिवली चार्ज आइन यहां से स्लिट से गुजारने के बाद हम इनको नेक्स्ट चैम्बर में भेजेंगे जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक पार्ट। तो ये इसका जो डी पार्ट है वो है मैग्नेटिक पार्ट। इस मैग्नेटिक पार्ट में हमारे पास एक बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का एक बड़ा सा मैग्नेट पड़ा होता है। क्योंकि मैग्नेट की ये क्वालिटी है कि वो किसी भी चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है, तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेट के करीब आएंगे, मैग्नेट उनको उनके मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पे डिफ्लेक्ट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। तो ये डिफ्लेक्शन इस तरीके से शो करेगा। अच्छा, ये जब डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हमारे पास कुछ पार्टिकल पहले गिर जाएंगे, यानी उनका रेडियस कम बनेगा, और कुछ पार्टिकल हमारे पास बाद में गिरेंगे। तो ये हम देखते हैं अभी कि किस तरीके से ये पार्टिकल हमारे पास पहले गिरते हैं और कौन से पार्टिकल ऐसे हैं जो हमारे पास बाद में गिरते हैं।
जी यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक पार्ट, जो कि हमारे पास बी पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से आने वाले जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उनकी डिफ्लेक्शन किस तरीके से होती है। इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन कर देते हैं इसको। ई ओवर एम हमारे पास एक्चुअली वैल्यू है जो कि हमारे पास इक्वल होती है v ओवर एच आर। यहाँ पे ई से मुराद चार्ज ऑफ द पार्टिकल, एम से मुराद मास ऑफ द पार्टिकल, वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, एच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और आर हमारे पास रेडियस है। तो इसमें हम अगर देखें तो हमारे पास एक्चुअली जो V है वो V हमारे पास बराबर होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ओवर मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा E ओवर M इज इक्वल टू E ओवर एच स्क्वायर R। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये मेरे पास चार्ज टू मास रेशियो है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे सेपरेट करता है। तो इस वैल्यू को आप पुट कर दें, मास टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू एच स्क्वायर R ओवर E। तो ये मेरे पास एक मैथमेटिकल पोर्शन आ जाएगा। इस मैथमेटिकल पोर्शन से हमें मुख्तलिफ चीज़ों का पता चलता है। यहाँ पे डायग्राम पे मैं ये शो कर देता हूँ। ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, कुछ मेरे पास लार्जर साइज के थे, कुछ मेरे पास ये स्मॉलर साइज के थे। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको उनके मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे ये सेपरेट कर देगा। अब इस फार्मूले को देख के हमें किस किस बातों का पता चलता है। तो पहली बात जो हमें यहाँ पे पता चलती है वो ये है कि हमारे पास मास टू चार्ज रेशियो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना हमारे पास मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होगा, रेडियस हमारे पास उतना ज्यादा बनेगा पार्टिकल का, डिफ्लेक्शन उनकी उतनी ज्यादा होगी। और जितना हमारे पास मास टू चार्ज रेशियो हमारे पास कम होगी, रेडियस उनका उतना कम बनेगा। इसका मतलब डिफ्लेक्शन उनकी उतनी यहाँ पे कम होगी। तो इस लिहाज से यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी बात जो हमें पता चलती है वो हमारे पास रिलेशन है E का R के साथ। तो E का R के साथ यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है अगर हम H को कांस्टेंट रखें। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इन चार्ज प्लेट के दरमियान बढ़ाता जाऊं तो मेरे पास जो रेडियस है वो इन पार्टिकल्स का ज्यादा बनेगा। अगर ये मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लेट्स के दरमियान ये जो वोल्टेज है ये कम रखूंगा, इसकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिकल कम रखूंगा, तो मेरे पास रेडियस भी कम है। इसी तरीके से तीसरी बात जो मुझे पता चलती है इस फार्मूले से वो H और R का आपस में रिलेशनशिप। तो H हमारे पास इनवर्सली रिलेटेड है R से जब हम E को कांस्टेंट रखते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने से रेडियस कम होगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम करने से मेरे पास रेडियस ज्यादा होगा। तो एक बात यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि मेरे पास जो लाइटर पार्टिकल होंगे, लाइटर पार्टिकल एक्चुअली उनकी जो डिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि उनका रेडियस हमारे पास बनेगा स्मॉलर। इसी तरीके से मेरे पास जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल की जो डिफ्लेक्शन है वो मेरे पास कम होगी और इस तरीके से उनका जो रेडियस है वो मेरे पास लार्जर होगा। ठीक है, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे सैंपल था नियॉन, मैंने यहाँ से पास करवाया। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो गए, कुछ बड़े साइज के, कुछ स्मॉलर साइज। तो जो मेरे पास स्मॉलर साइज का था यानी नियॉन 20 वाला वो पहले गिरा हुआ है, तो मतलब उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई है। तो डिफ्लेक्शन ज्यादा का मतलब उसका रेडियस मेरे पास यहाँ पे कम है। और इसी तरीके से जो मेरे पास हैवियर पार्टिकल होगा बड़े साइज का, उसकी कम डिफ्लेक्शन होगी, थोड़ा दूर जाके वो गिरेगा। तो इस तरीके से मेरे पास 22 वाला जो पार्टिकल है उसकी डिफ्लेक्शन कम हुई है और वो हमारे पास आगे जाके दूर जाके गिरेगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से कि कौन सा पार्टिकल हमारे पास किस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है। और ये पार्टिकल जब डिफ्लेक्ट होते हैं तो ये इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर जाके गिरते हैं और फिर इलेक्ट्रोमीटर को हम नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं तो उसका क्या फंक्शन। ई पार्ट जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोमीटर।
ये बेसिकली जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं ये इस इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगे। तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर जो है वो एक माइन्यूट सा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। इस माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट से हमें पता चलेगा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। पहली बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री हमारे पास किस तरीके से रिलेटिव अबंडेंस शो करेगा। जितना ज्यादा यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा इट मीन रिलेटिव अबंडेंस है उस आइसोटोप की। जो आइसोटोप कम करंट प्रोड्यूस करेगा इसका मतलब उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी उतनी कम है। तो इस तरीके से हमें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का पता चल जाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है जिसे हम कहते हैं एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। ये जो नेक्स्ट स्टेप है एम्पलीफायर और रिकॉर्डर, ये क्या करता है, ये जितने भी ये आइसोटोप्स हैं इनके जो करंट प्रोड्यूस हुआ था उस माइन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट को एम्पलीफाई कर देगा। उसको एम्पलीफाई कर देगा। तो एम्पलीफाई करने के नतीजे में क्या होगा, उसको फिर रिकॉर्डर के पास भेजेगा और रिकॉर्डर फिर इस तरीके से उसका एक ग्राफ बना देगा। ये जो ग्राफ है इसमें वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस ली जाती है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे उनके एटॉमिक मास, जिसको ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लिया जाए। तो इस तरीके से ये इसका ग्राफ बन जाएगा। मसलन नियॉन का है तो नियॉन का हमारे पास इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ की 3 पीक्स आती हैं इसमें। जब ये रिकॉर्डर ग्राफ बनाएगा तो ये जो नंबर ऑफ पीक्स हैं ये हमें बताएंगी नंबर ऑफ आइसोटोप्स के बारे में। अगर तो यहाँ पे 3 पीक्स आ रही हैं इसका मतलब कि इस सैंपल में 3 आइसोटोप्स हैं। तो यहाँ पे चूंकि एटॉमिक मास है तो यहाँ पे एटॉमिक मास शो हो रहा है, एटॉमिक मास 20, ये एटॉमिक मास 21, इसी तरीके से ये नियॉन का एटॉमिक मास 20। इस साइड पे रिलेटिव अबंडेंस है, परसेंटेज है, कितने परसेंट यहाँ पे वो दूसरा जो है वो 1 से ज्यादा है। तो 20 की अगर देखें यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस आती है 90.92%। इसी तरीके से इसकी 21 की 0.26, बहुत ही माइन्यूट, इसका जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही माइन्यूट होगा। इसी तरीके से 22 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 8.82% हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है। अभी भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बाकी है कि हमें कैसे पता चलता है कि एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज का, किस तरीके से एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज, इसको करने के लिए एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज मालूम करने के लिए पहले हम ये जो सैंपल है गुजारने से पहले हम कार्बन 12 को इसमें से पास करवा लेते हैं। तो कार्बन 12 को जब पास करवाएंगे उसी तरीके से उसके मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पे वो सेपरेट करेगा। एक ही आइसोटोप है कार्बन 12, सिंपल उसका एक ही जाके वो रिकॉर्डेड पीक शो करेगा और इस तरीके से उसकी पीक बन जाएगी कार्बन 12 की। रिलेटिव अबंडेंस वर्सेस एटॉमिक मास, तो ये मेरे पास कार्बन 12 की पीक आ रही है। ये कार्बन 12 मेरे पास वैसे 98.9% रिलेटिव अबंडेंस होती है अगर बाकी आइसोटोप की निस्बत देखा जाए। तो इस कार्बन 12 वाले जो ग्राफ होता है हम इसको रेफरेंस ले लेते हैं। इस ग्राफ को फिर हम मैच करते हैं इस ग्राफ के साथ। जैसे अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो ये मेरे पास कार्बन नंबर, ये कार्बन 12 की पीक आ रही है ये, और ये बाकी। तो इस तरीके से अंदाजा लगाया जाता है कि अगर 12 यहाँ पे है तो फिर 20 यहाँ पे है, 21 यहाँ पे और यहाँ पे फिर 22 बनेगा। इस तरीके से हमें एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स का आसानी से पता चल जाता है। तो तीनों बातें जो कि हमने क्लियर कर दी, टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स, एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप पे इस तरीके से हमें पता चलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिस तरीके से हम नंबर ऑफ आइसोटोप्स को फाइंड कर सकते हैं। अदर मेथड्स जो कि हम यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स के लिए, उसमें गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, लेजर सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और डेस्टिलेशन। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ।
इसको मैं समराइज कर देता हूँ। जनरल हमने आज ये पढ़ा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, देयर एटॉमिक masses एंड रिलेटिव अबंडेंस। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर है। इस स्पेक्ट्रोमीटर में हम पहले सैंपल को वेपोराइज करते हैं, देन आयोनाइज करते हैं, देन उन्हें चार्ज टू मास रेशियो की बुनियाद पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के थ्रू हम उसे सेपरेट करते हैं। और सेपरेशन के दौरान हमारे पास नंबर ऑफ पीक्स आती हैं रिकॉर्डर के ऊपर। इलेक्ट्रोमीटर इसको डिटेक्ट करता है, इन आयंस को कलेक्ट करता है, वो एक करंट जनरेट करता है और उस करंट जनरेट के नतीजे में वो हमें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स बताता है। दूसरी बात, इसे जब रिकॉर्डर के पास भेजा जाता है इस ग्राफ को, एम्पलीफायर इसको बड़ा करता है, रिकॉर्डर यहाँ पे ग्राफ बना के हमें ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं और फिर हमें इस तरीके से कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके हम उसको एग्जैक्ट मैसेज मुहैया कर सकते हैं।